हेलो स्टूडेंट्स, सेल वी वर डिस्कसिंग। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। तो थोड़ा सा हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक ने किस तरह से सेल को देखा, और फिर सेल एक बेसिक यूनिट है जिसके अंदर कंप्लीट लाइफ है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल इज एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो लाइफ के जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो हमें लिविंग और डेड से में डिस्टिंग्विश करना सिखाते हैं कि क्यों एक चेयर डेड है, नॉन लिविंग है, और क्यों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें क्या अंतर है। हम देखते हैं रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, एक्सक्रीशन हमने पढ़ा। तो जो लाइफ प्रोसेसेस लिविंग चीज़ों को नॉन लिविंग से अलग करते हैं, जो हमें लाइफ की डेफिनेशन बताते हैं, वो सारे के सारे काम एक सेल से स्टार्ट हो जाते हैं और एक सेल में ही वो सारी चीज़ें होती हैं। मसलन रेस्पिरेशन वाला, फूड को इनटेक करके उसमें से एनर्जी निकालना हम पढ़ते हैं, तो वो एक सेल के अंदर भी हो सकता है। एक्सक्रीशन वाला, वेस्ट को बाहर निकालना, वो एक सेल के अंदर हो सकता है। या फिर आप बात करें रिप्रोडक्शन वाला, मल्टीप्लाई होना सेल्स का, वो भी एक सेल के अंदर हो सकते हैं। यानी जिन जिन चीज़ों से हम लाइफ को डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस सेल के अंदर हो सकते हैं। तो सेल छोटी ज़रूर है लेकिन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल। अमीबा इज एन एग्जाम्पल। तो अमीबा जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स वन, तो एक ही सेल होती है उसमें, तो वो सेल सारे फंक्शन करती है। वी ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हमारे पास फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। लेकिन अब मूविंग फर्दर, अगर हम सेल के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम दो तीन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हम पढ़ेंगे, अगर हम एक रफ इसकी इमेज हमारे पिक्चर हमारे ब्रेन में हम बनाएं, तो एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, ये वो मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर किए हुए, इसका बाहर की बाउंड्री है। एक इसका न्यूक्लियस है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ये सब जेनेटिक मेटेरियल होता है और ये सेल को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को। और आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म होता है बहुत सारे, इसके अंदर लिक्विड, आप समझ सकते हो साइटोप्लाज्म है वो भरा होता है, और उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मींस सर्टेन, और सेल के पार्ट एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। वो बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो मेनली थ्री, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये बाउंड्री है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इसको शेप के दे रहा है बाहर की तरफ है। उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें जानना जरूरी है। दिस इज सेमी परमेबल। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब ये है कि इसके अंदर से हर एक चीज नहीं आर पार जा सकती। सपोज ये सेल है तो ये हमारे बॉडी के अंदर होगी, तो ये बाहर के लिक्विड से, बाहर के एनवायरनमेंट से, मतलब एक सेल के चारों तरफ जो चीज़ें हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से, सॉल्ट से, मिनरल से एक्सपोज्ड रहती है। तो अगर हम एक सेल की बात करें तो बाहर से अंदर कोई मेटल का जाना या सेल के बाहर जाना, ये कंट्रोल होता है इस मेम्ब्रेन के द्वारा। और ये मेम्ब्रेन हर किसी को, जैसे मतलब द थिंग इज इट इज नॉट एन ओपन काइंड ऑफ थिंग। ऐसे ओपन नहीं कि सेल के ऑर्गेनिल्स बाहर चले जाएं, या इसका जो साइटोप्लाज्म बाहर चला जाएगा, इसके अंदर से लिक्विड कुछ भी चीज़ें बाहर चली जाएंगी या बाहर से अंदर आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये सेमी परमेबल होती है, नहीं कुछ ही चीज़ों को ये अंदर जाने देती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेमी परमेबल। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। शेप देती है, सेमी परमेबल होती है। तो अब दो चीज़ें वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन हम जो बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि सेल के आसपास अगर कोई गैसेस होती हैं तो कैसे एक्सचेंज होंगी। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आते हैं, और हर सेल एक लाइफ है। तो हर सेल को एनर्जी चाहिए,
और ऑक्सीजन बेसिकली रेस्पिरेट करने के लिए चाहिए। तो हम जो सांस लेते हैं, द ऑक्सीजन वी ब्रीद इन, तो हम जो बेसिकली इनहेल करते हैं, उससे जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रेवल करती है और कैपिलरीज के थ्रू होती हुई हर एक सेल तक पहुंचती है। फिर जब एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस नेम ऑफ द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने डिफ्यूजन के बारे में बताया था। डिफ्यूजन एक सिंपल फिनोमेना है in which the particles move from higher concentration to lower concentration। अगर मान लो कि दो कंपार्टमेंट हैं, दो रूम्स हैं या दो अलग अलग कंटेनर्स हैं, एक मेरे लेफ्ट में एक मेरे राइट में है और उनके बीच में कोई पार्टीशन हो, आपस में मिक्स नहीं हो सकते। इधर लेफ्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी आप कोई भी मॉलिक्यूल्स कहेंगे, यहाँ पे बहुत प्रेशर के साथ गैस हमने फिल की हुई है लेफ्ट में, और राइट वाला जो चैम्बर है वो लगभग खाली कम प्रेशर पे है। तो जैसे ही हम उन दोनों को बीच से हटा उनको मतलब कनेक्ट करेंगे तो गैस पार्टिकल्स क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भागेंगे। नॉर्मल फिनोमेना होता है, यानी जो हमने फूड पार्टिकल्स देखा था, खाने की खुशबू आती है, तो जैसे फूड पार्टिकल एक कोने में होते हैं तो वो पूरे घर में फैल जाते हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूम की जो खुशबू है पूरे घर में फैल जाती है। ये सब चीज़ें क्या है, डिफ्यूजन से, यानी एक जगह पे अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या किसी पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोशिश करेगा कि वो चारों तरफ फैले। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फ्लो होता है गैसेस का। तो इसी बेसिक प्रोसेस के साथ, इस डिफ्यूजन के साथ ही क्या होता है, बाहर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, हमने जो रेस्पिरेट किया तो ऑक्सीजन हमें मिल गई, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो ऐसे में ऑक्सीजन क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। अंदर चली जाती है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है, अब CO2 की बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन का लॉ क्या कहता है कि CO2 विल मूव आउट ऑफ दिस सेल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो सेल के बाहर ज़्यादा है, इसीलिए सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन सेल अपना रेस्पिरेट कर पाती है। उसके बाद अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ये बाहर निकलने लगती है। तो इसी तरह से गैसोस एक्सचेंज होता है, तो फिर वो फिर ब्लड हमारा CO2 को हमारे लंग्स तक ले आता है और हम एक्सहेल करते हैं। तो हम जब इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और नॉर्मल एयर का जो रहता है वही, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम गैसेस का एक्सचेंज देखते हैं।